और इस वक्त आपको सीधे देहरादून लेकर चलते हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस 9 साल का कालखंड एक ऐसा विषय लिखा हुआ है, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा। 2014 से पहले जितनी भी यात्राएं, जितनी भी योजनाएं आई, वो सारी योजनाएं इस आधार पर बनती थी। उसकी डिमांड जनता में रहती है कि नहीं रहती, इस बात का आकलन नहीं होता था, बल्कि इस बात का आकलन होता था कि कौन सा किसका व्यक्तिगत रूप से हित साधा जाने वाला है, इसलिए इन योजनाओं को अमल में लाया जाता था। लेकिन 2014 के बाद देश का कल्चर बदला, संस्कृति बदली और वो योजनाएं लाई गई जिन योजनाओं की वास्तव में देश की गरीब जनता को आवश्यकता है। अगर हम एक एक योजना की बात करें तो मैं समझता हूं कि अनेकों योजनाएं ऐसी हैं जिन योजनाओं के कारण से देश के एक बड़े वर्ग का उत्थान हुआ है, और उसमें से मुख्य रूप से गरीबी हटाओ, जो एक बार पहले बात चलती थी, कभी गरीबी नहीं हटी। अलबत्ता गरीब को हटाने की कुचेष्टा जरूर देश के अंदर हुई, जिन्होंने देश के अंदर लंबे समय तक शासन किया, यानी कि 55 सालों तक, 60 सालों तक जिन्होंने देश के अंदर शासन करने का काम किया, उन्होंने कभी गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया। अलबत्ता देश के साथ समझौतों पर समझौते किए गए, वोटों के लिए राजनीति की गई। ये पहली सरकार है आजाद भारत के इतिहास में जिसने केवल और केवल सबके विकास के लिए काम किया है, सबके उत्थान के लिए काम किया है, और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाने के लिए काम किया है। और पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान और वैश्विक पहचान बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने और उन्होंने किया है। जितनी योजनाएं, चाहे घर घर शौचालय की बात हो, दिव्यांगजनों के लिए योजनाएं लाने का काम हो, जनधन खाते खुलवाने हो, या अभी कोरोना महामारी में देश की 80 करोड़ जनता को 2 समय का भोजन मिलता रहे, कोई भूखे पेट न सोए, उसके लिए योजना करनी हो। उन सभी पर जिस प्रकार से काम हुआ है, और चाहे रूस यूक्रेन युद्ध का हालिया वाकया हो, जिसमें हमने भली भांति देखा कि देश के जो हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थी थे वहां पर, उनको किस प्रकार से वहां से वापस लाने का काम हुआ, और काम ही नहीं हुआ बल्कि उस युद्ध के समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर दोनों ही राष्ट्रों ने युद्ध विराम किया और भारत के सारे बच्चे बाहर निकले। भारत के बच्चों के साथ देश दुनिया के ऐसे देश जो हमको कोसते रहते हैं, तमाम प्रकार से हमारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, कोई अलगाववाद करते हैं, कोई जिहाद करते हैं, कोई आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, ऐसे देश के बच्चों को भी यूक्रेन की सीमा से बाहर आने के लिए भारत का तिरंगा अपने कंधे पर लेना पड़ा। यह है नया भारत। इस नए भारत की पहचान पूरे विश्व में किस प्रकार से हुई है। हर भारतवासी का सीना चौड़ा हुआ है, पासपोर्ट भारत का, उसकी मान्यता बढ़ी है। अभी अभी हाल के दिनों में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा हुई, और विदेश की धरती पर पहले भी भारत के प्रधानमंत्री जाते थे, कोई पता ही नहीं लगता था कब आए कब चले गए, क्यों थ्रेडी बैठा। और अब प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो आप लोगों ने सबने टेलीविजन पर देखा होगा बाइडेन क्या कह रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति किस प्रकार से उनका संबोधन कर रहे हैं, पपुआ गिनी में किस प्रकार से उनका सारे प्रोटोकॉल तोड़कर, और जो वहां की परंपरा थी, कुछ परंपरा से हटकर जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत हुआ, वो केवल प्रधानमंत्री जी का स्वागत जरूर हुआ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हर भारतवासी का
प्रधानमंत्री जी के रूप में, भारत के प्रत्येक व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप में जो भारत के प्रधानमंत्री जी का स्वागत हुआ, वो हर एक भारतवासी का स्वागत है। और हर एक भारतवासी इससे गौरवान्वित हुआ कि दुनिया के देशों में हमारी किस प्रकार से साख बढ़ रही है, किस प्रकार से हमारी पहचान बढ़ रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश के लिए अभूतपूर्व काम किए हैं, वो सबके सामने है। अगर हम इन 9 वर्षों का आकलन करते हैं तो ये 9 वर्ष आजादी के सभी वर्षों पर भारी पड़ते हैं। वो पीपीटी में काफी चीजें यहाँ पर आदरणीय संजीव जी के उसमें दिखाई भी जाएंगी। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि चाहे भारत में जितने काम हुए हैं या उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड की धरती से एक लगाव है, और उनका ये लगाव हर एक योजनाओं के आवंटन के समय में जिस प्रकार से दिखाई दिया है, और 9 सालों में जिस प्रकार से उत्तराखंड में हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे वो हम भारतमाला परियोजना की सड़कों की बात करें या 4 धाम ऑल वेदर रोडों की बात करें, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो या हवाई सेवाओं का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व रूप से काम हुआ है। और उन्होंने बाबा केदार की भूमि से ये कहा था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और उनके मुखार बिंदु से निकले हुए शब्द आज वास्तव में धरातल पर परिलक्षित हो रहे हैं। जिस प्रकार से यात्रा चल रही है, जिस प्रकार से विकास हो रहा है, जिस प्रकार से पर्यटक, श्रद्धालु, देश दुनिया के लोग आज उत्तराखंड आ रहे हैं, ये एक साकार रूप ले रहा है। अभी अभी वंदे भारत एक्सप्रेस आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमको मिली है। मैं समस्त उत्तराखंड वासियों की तरफ से, आप सबकी तरफ से ही वंदे भारत एक्सप्रेस जो उत्तराखंड को एक सौगात के रूप में मिली है, साथ में आपको भी मिली है, मुजफ्फरनगर में भी मिली है, मेरठ में भी मिली है, तो सबको मैं बधाई देता हूं और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और उन्होंने देवभूमि में विकास के 9 रत्न उन्होंने अभी हम सबको उसके बारे में बताया। 9 रत्न जिस प्रकार से यहाँ पर उत्तराखंड को मिले हैं, उन 9 रत्नों के मिलने से निश्चित रूप से उत्तराखंड विकास की उड़ान को और तेजी से भरेगा। पहला रत्न है केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में, दोनों पर ही मास्टर प्लान, बद्रीनाथ में मास्टर प्लान और केदारनाथ जी में जो 2013 की आपदा के बाद, आप सबको याद होगा कि 2013 की आपदा के बाद किस प्रकार से वो पूरा परिसर बाबा केदार का क्षतिग्रस्त हो गया था। हम अगर थोड़ा सा आगे जाएं, क्योंकि कहते हुए बहुत आसान लगता है कि ये 1300 करोड़ की योजनाएं आ गई, 1300 करोड़ रुपये आ गया, लेकिन हम थोड़ा अगर उसका स्मरण करेंगे तो हमको भली भांति ये महसूस होगा कि वास्तव में ये काम बहुत कठिन था, और इस कठिन काम को भी कम समय में पूरा करने का लक्ष्य लिया। जहां पर 6 महीने ही कोई काम हो पाता है, 6 महीने काम नहीं होता है क्योंकि बर्फ पड़ जाती है, और जो मजदूर वहां पर मजदूर भाई काम करते हैं उनके लिए भी बहुत कठिन होता है कि कई बार 1 महीने 2 महीने काम करने के बाद तबियत खराब होने लगी। लेकिन इस विषम भौगोलिक परिस्थिति में भी तेजी से काम हो रहा है, और बद्रीनाथ का मास्टर प्लान और केदारनाथ का पुनर्निर्माण का कार्य हमने लक्ष्य लिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कि हम इस वर्ष के दिसंबर माह तक इस कार्य को संपूर्ण रूप से पूरा करेंगे। दूसरा रत्न 2500 करोड़ रुपए की लागत से गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहब रोपवे का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। और ये जो गोविंद घाट से केदारनाथ का रोपवे जब बन जाएगा तो यात्रा में जो आज व्यवधान आ जाता है, कई बार हेली सेवाओं में भी अनावश्यक रूप से मौसम के कारण से कई बार व्यवधान पैदा होता है, तब यात्रा हमारी बिल्कुल सुचारू रूप से चलेगी। और जो वृद्ध लोग हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, वह भी
आसानी से इस यात्रा को कर पाएंगे, चाहे वो केदारनाथ की होगी या हेमकुंड साहब की होगी। जो हेमकुंड साहब की तो और भी कठिन यात्रा है, जो 3 दिन 4 दिन में होती है, वो यात्रा भी आने वाले समय में कुछ ही घंटों में पूरी की जा सकेगी। तीसरे रत्न के रूप में जो कुमाऊं क्षेत्र के, जैसे केदारखंड में बाबा केदार की भूमि में ये सब काम हो रहे हैं, 4 धाम और मेट्रोपोलें बन रही हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ का मास्टर प्लान बन रहा है, यमुनोत्री में रोपवे के लिए हमने एमओयू साइन कर लिया है, हेमकुंड साहब होता है, केदारनाथ और रोपवे का शिलान्यास हो गया है। उसी प्रकार से मानसखंड में बाबा कैलाश की भूमि में वहां के भी पौराणिक मंदिरों को भव्य बनाने के लिए हमने जो संकल्प लिया था, इस चुनाव से पहले, इस आम चुनाव से पहले हमारी पार्टी ने संकल्प लिया था कि हम मानसखंड मंदिर माला मिशन, इस पर काम करेंगे। इसमें वहां के जितने भी पौराणिक मंदिर हैं, उन पौराणिक मंदिरों को एक पूरे सर्किट के रूप में उनको डेवलप करेंगे, उनका विकास करेंगे। तो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर माला मिशन में पहले चरण में हमने 16 मंदिरों को लिया है। 16 मंदिरों में तेजी से एक दूसरे को जोड़ने के रूप में, सर्किट के रूप में उनको आगे बढ़ाया जाएगा। चौथा रत्न है पूरे राज्य में होम स्टे को बढ़ावा देना। भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्योंकि आप सब लोगों ने देखा होगा, होम स्टे हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है। आने वाले समय में होम स्टे के कारण से जहां आजीविका बढ़ने वाली, वहीं आर्थिकी में भी जबरदस्त रूप से हमको मदद मिलने वाली है, सहायता मिलने वाली है। और जो हमारा संकल्प है उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करना, ये योजना भी हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी कारगर सिद्ध होने वाली है। 5वां रत्न है 16 इको टूरिज्म डेस्टिनेशन का विकास। अलग अलग जो हमारे 16 डेस्टिनेशन है, उन सभी को डेवलप करके इको टूरिज्म को डेवलप करना। 6वां रत्न है उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। जहां आपने देखा होगा 2014 के बाद एम्स का संचालन प्रारंभ हुआ और हजारों लोगों को एक दिन में ऋषिकेश में ओपीडी के रूप में रोज सेवाएं देने का काम ये एम्स कर रहा है। वहीं उधम सिंह नगर में भी एम्स का दूसरा सेंटर खोलने की हमको स्वीकृति प्राप्त हो गई है, उसकी धनराशि भी आ गई है। उसके लिए भारत सरकार ने समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली और हमने भी, उत्तराखंड की सरकार ने भी मंत्रिमंडल में फैसला कर दिया है। हमने पूरी जो जमीन है 100 एकड़ हमने वो ट्रांसफर कर दी है और जल्दी ही हम उसका भूमि पूजन करके उस काम को भी शुरू करने वाले हैं। एक बड़ा काम होगा। इसके साथ साथ 7वें रत्न के रूप में करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत से टेहरी लेक डेवलपमेंट परियोजना का विकास करना, यह भी हमारी बहुत महत्वपूर्ण योजना होगी। आज देख रहे होंगे आप कि बड़ी संख्या में लोग पूरे देश विदेश से आ रहे हैं और आने वाले समय में देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, आसपास का क्षेत्र, धनोल्टी तक का, क्योंकि ये पूरी तरह से आने वाले पर्यटकों से भरने वाला है, यानी कोई जगह खाली नहीं रहने वाली। क्योंकि दिल्ली से देहरादून जो एलिवेटेड रोड बन रही है, उस रोड के बन जाने से मात्र 2 से 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून की दूरी तय हो पाएगी। तो ऐसे समय में हमारा जो टेहरी लेक डेवलपमेंट परियोजना है, उसके हो जाने से पर्यटकों का रुख टेहरी की तरफ भी होगा। 8वें रत्न के रूप में हरिद्वार, ऋषिकेश का एडवेंचर टूरिज्म और योग राजधानी के रूप में, एक बड़े योग केंद्र के रूप में उसको विकास करना है। ये योजना भी हम लोग जल्दी ही इसको भी जो है आगे बढ़ाने वाले हैं। 9वें रत्न के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमको बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन, उस पर भी जल्दी ही काम शुरू होगा। पहले नैरो गेज में उसका सर्वे हुआ था, अब ब्रॉड गेज में उसका सर्वे का काम होगा। निश्चित रूप से जैसे आज कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन पर काम हो रहा है, आने वाले समय में हर पहाड़ पे रहने वाले बच्चों के लिए, और हम भी जब छोटे थे तो ट्रेन एक हमारे लिए बहुत बड़ा सपना हुआ करती थी। और आज भी ऐसे गांव हैं दूर दूर से, क्योंकि बहुत सारी जगह के बच्चे जो देहरादून आते हैं। तो मैं आपको एक अंतिम बात कह के, क्योंकि समय काफी ज्यादा हो रहा है, कि बीच में एक बच्चों का दल आया हुआ था पहाड़ से, देवाल गांव से। देवाल गांव है चमोली में हमारा।
अंतिम गांव देवास ब्लॉक, वहां पर घेस से आए थे बच्चे। तो उन बच्चों ने कहा कि मैं उनसे विधानसभा में मिला था नहीं। तो मैंने उन बच्चों से पूछा कि आप कहां जाने वाले हो? तो बोले कि हम राजभवन जाएंगे, हम मुख्यमंत्री आवास में जाएंगे, हम FRI जाएंगे, हम IMA में जाएंगे, सर्वे और मीडिया को देखेंगे। मैंने कहा और क्या देखोगे? तो बोले और हम रेल देखेंगे। बोले हमने कभी रेल नहीं देखी है, रेल देखने गए। तो ऐसे बच्चे जो पहाड़ में जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कभी रेल नहीं देखी है, वो भी आने वाले समय में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक की यात्रा रेल से करेंगे या रेल उनके घर पर जाएगी। और टनकपुर से बागेश्वर जब रेल जाएगी तो पूरा का पूरा पहाड़ रेल से सेवाएं ले पाएगा। तो निश्चित रूप से जिन कामों के बारे में सोचते भी नहीं थे, किसकी दृष्टि भी नहीं जाती थी, वो सारे ही काम हुए हैं। और आंकड़ों की बात करें तो मैं एक आंकड़ा आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो पहले दूसरे रूप में चलती थी, 2014 तक कुल 8 लाख मकान देश के लोगों को मिले हैं। वो भी कुछ मिले हैं, कुछ अधूरे मिले हैं, उसमें भी कहीं किचन कहीं होती नहीं थी, शौचालय उसमें होता नहीं था। लेकिन इन अगर 9 वर्षों में बात करें तो ये आंकड़ा हमारा 4 करोड़ के लगभग पहुंच रहा है। 4 करोड़। आप एक अंतर देखिए कि कितना काम हुआ है। इसमें एक कर्मयोगी की तरह और लगातार परिश्रम करने वाले। मैं तो 2 दिन के कार्यक्रम में दिल्ली था, तो 2 दिन का जब मैं कार्यक्रम देख रहा था, उन कार्यक्रमों में सभी में प्रधानमंत्री जी को भी आना था। और जब हमको ही आने जाने में इतना वो लग जा रहा था, जैसे हम पहले दिन दिल्ली पहुंचे तो सवेरे 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक हमारी नीति आयोग की बैठक चली। और अगले दिन फिर प्रातःकाल 7 बजे से हम लोगों को संसद भवन के जो भारत के लोगों के द्वारा बनाई हुई हमारी आस्था, हमारे संविधान की सर्वोच्च स्थान जहां सिंबल स्थापित किया गया है, उसका जो विधिवत रूप से भारत की जनता को समर्पित की जानी थी, उसके उद्घाटन समारोह में 7 बजे जाना था तो 6:30 बजे जाना पड़ा। 6:30 बजे जाना था तो 5 बजे उठना ही था। तो सभी लोग 5 बजे ही उठे होंगे और प्रधानमंत्री जी को तो कार्यक्रम के मुख्य यजमान थे, तो उनको और पहले उठना होगा। उसके बाद 9 बजे तक वो कार्यक्रम चला और फिर वापस चले गए। फिर उसके बाद हम लोग 11 बजे 10:30 बजे फिर से वापस दोबारा। फिर जो है वो कार्यक्रम हमारा 2-2:30 बजे तक चला और 3 बजे से फिर हमारी दूसरी बैठक शुरू हुई और रात्रि देर 10 बजे तक आखिरी प्रधानमंत्री जी हम लोगों के साथ रहे। और हम तो फिर अपने अपने स्थानों को चले गए, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि प्रधानमंत्री जी ने वहां पर 2 घंटे तक आगे भी बैठक करते रहे। तो इस प्रकार से कर्मयोगी की तरह से 1 मिनट भी रुके हुए बिना ना, हर एक पल और क्षण उन्होंने देश की जनता को समर्पित किया है। इसलिए उनके द्वारा जो देश के अंदर अनेकों प्रकार के जो काम देश की जनता को समर्पित किए हैं, इस महाअभियान में उन सबको जनता से निवेदन करने के लिए यह अभियान प्रारंभ हो रहा है। और हम सब यह भी संकल्प लेते हैं कि उत्तराखंड की धरती से जो हमारी लोकसभा की 5 सीटें हैं, यहाँ की देवतुल्य जनता जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर विश्वास करती है, उनके मार्गदर्शन में हम सब कार्यकर्ताओं की पहुंच आप सबके सहयोग से सबसे निवेदन करने के लिए घर घर जाएगी, हर वर्ग को निवेदन करने के लिए उनको कहीं न कहीं स्पर्श करने का काम करेगी, उनसे अनुरोध करेगी, उनको सारे प्रकार से इस अभियान की जानकारी देने का काम करेगी। तो मैं आप सभी का पुनः एक बार अपनी तरफ से धन्यवाद करते हुए और हमारे संजीव भाई का माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार का एक बार फिर से स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री।